नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। आपदा कभी बताकर नहीं आती और जब आती है तो भयंकर तबाही का तांडव लाती है, जैसे केदारनाथ, बिहार की बाढ़ या स्वाइन फ्लू, डेंगू जैसी गंभीर बीमारियां जिनमें बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए। आपदा की वजह से भी और सिस्टम में कम तैयारियों के चलते उसकी नाकामी की वजह से भी। ऐसे में सबकी निगाहें जाती है आपदा से निपटने को लेकर हमारी तैयारियों पर। आपदा चाहे प्राकृतिक हो या फिर मानवीय त्रुटि की वजह से, सवाल उठता है हमारी तैयारियों पर, जो इस समय भी उठ रहा है। जी हां, क्यों कोरोना की आपदा में हमारी तैयारियां पुख्ता नहीं थी? पहली लहर से दूसरी लहर के बीच कई महीनों का समय मिला, फिर भी हम मिले नहीं। क्यों दवाइयों की जमाखोरी और कालाबाजारी कई मरीजों को लील गई? टेस्ट के नाम पर गरीब जनता को लूटा गया। डेंगू के समय भी यही देखा गया था, लेकिन कोई सबक नहीं लिया गया। आज भी यही आलम जारी है। निजी अस्पताल तो मानो आपदा के ही इंतजार में बैठे रहते हो ताकि जांच और इलाज के नाम पर जेबें भरी जा सके। हर बार आपदा में सरकारी दावों की पोल खुल जाती है। क्यों आखिर सरकारों को जगाने के लिए कोर्ट को अपना डंडा चलाना पड़ता है और तब जाकर होश आता है कि टेस्ट के रेट भी तय किए जाने चाहिए। जब एक एक सांस का सौदा हो रहा हो, ऑक्सीजन सिलेंडर 70-70 हजार में मिल रहे हो, पैसे के अभाव में गरीबों से उनके जीने का अधिकार छीना जा रहा हो, तो डिजिटल इंडिया के सपने दिखाने वालों से तैयारियों को लेकर तो सवाल होंगे ही। सवाल यह भी है कि आज नहीं तो कल कोरोना से तो जंग जीत लेंगे, लेकिन लचर सिस्टम के सहारे क्या भविष्य की आपदाओं से हम निपटेंगे और क्या ऐसे निपटेंगे? आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं इस मसले पर कांग्रेस ने सरकार को कैसे घेरा और बीजेपी ने उस पर क्या सफाई दी। मोदी सरकार पर एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, जब लगी घर में आग तो कुआं खोदने निकलते हैं। जब कभी अपने देश में 9,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन जो हमारी थी, देशवासियों की थी, वो इन्होंने बेच दी। बेचने की इजाजत दे दी पूंजीपतियों को तिजोरी भरने की। जो अपनी वैक्सीन थी, अदर पूनावाला जैसे लोगों को 72 देशों को बेचने की इजाजत दे दी। उनकी तिजोरी भर गई और मोदी जी की छवि चमक गई। और देश में जब कोरोना आया तो आप हाथ फैलाए खड़े हैं दुनिया के सामने। कहीं से आप वैक्सीन मंगा रहे हैं, कहीं से ऑक्सीजन मंगा रहे हैं, हवाई जहाज से ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा रही। इसी को कहते हैं अदूरदर्शिता। महामारी के समय जो आर्थिक और उन्नत देश हैं, ऐसे अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों की भी महामारी में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाती है। इसका उदाहरण कोरोना काल के दौरान विविध देशों में दिखाई दिया। यूरोप में फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे देशों की आपदा काल में स्थिति बेहतर होने की बजाय बदतर हो गई थी। अमेरिका स्वयं किस तरह से इस महामारी से जूझा है, पूरी दुनिया ने देखा है। ऐसे में भारत जो विकसित देशों की तरफ अभी बढ़ रहा है, जहाँ की आबादी 136 करोड़ से अधिक है, जहाँ पर स्वाभाविक तौर पर स्वास्थ्य के लिए वैसे संसाधन उपलब्ध नहीं जैसा उन्नत देशों के पास है। ऐसे में यदि भारत अन्य देशों के साथ मदद लेता है तो यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि आपदा के लिए कितना तैयार है भारत। जी हाँ, आपदा की चुनौतियों से निपटने के लिए कितने तैयार हैं हम, बहुत बड़ा सवाल। क्यों हर आपदा में सरकारी तैयारियों की पोल खुल जाती है? आपदा की अधूरी तैयारी आखिरकार क्यों पड़ रही है जान पर भारी? इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सवाल ये कि आखिर जिस तरह से इस समय कालाबाजारी और जमाखोरी का खेल देखा जा रहा है, आखिरकार कालाबाजारी और जमाखोरी जनता की जान क्यों लीलती जा रही है? कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस की भी मार कैसे बचाएगी सरकार? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं जल्दी से आपको तारुफ करवा देती हूं आपसे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दिनेश सिंह जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हमारे साथ सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर विवेक सिंह भी हमारे साथ इस समय मौजूद है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत दिनेश सिंह जी आप ही के साथ। आपदा की चुनौतियों से निपटने के लिए कितने तैयार थे हम? मैं सिर्फ कोरोना की बात नहीं कर रही हूं, इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारी आपदाएं झेली है। हर बार सरकारी तंत्र की पोल खुलती नजर आई। जवाब दीजिए। आप भी देखिए तो जिस तरह से चाहे चक्रवाती तूफान हो, भाई आज भी कल हाल में ही वो गुजरात और महाराष्ट्र से होकर अभी राजस्थान उसका केंद्र होकर उससे आगे बढ़ रहा है। कैसे हमारी एनडीआरएफ की टीमों ने उससे मुकाबला किया और लोगों की कैसे जान माल की सुरक्षा की।
वैसे ही वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर आप देखिए, ये बीमारी बताकर नहीं आई थी। पहले चरण में जब बीमारी आई फर्स्ट फेज में, तो कैसे पूरे देश पूरा मुल्क एक साथ खड़े होकर इस बीमारी वैश्विक महामारी से निजात पाई। और आज के 1 महीने पहले तक शिल्पा जी, हम कई बार चर्चा में भी कह चुके हैं कि लगभग लग रहा था कि हम लोगों ने कि हिंदुस्तान में भी कोरोना पर विजय प्राप्त, लेकिन कहीं ना कहीं हम सारे लोगों की कहीं ना कहीं छोटी सी लापरवाही आज फिर से इस सेकंड खेल को खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लेकिन दुनिया के तमाम मुल्क, चाहे वो फर्स्ट फेज की बात हो चाहे वो सेकंड फेज की बात हो, जिनकी स्वास्थ्य सेवाएं 1, 2, 3 नंबर की आती हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो अमेरिका हो, इन सारे देशों ने घुटने टेक दिया था। इसके बावजूद भी कैसे भारत इससे लड़ा और निजात पाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि दूसरे फेज को भी हम बाखूबी इससे निपटेंगे, और जिस ब्लैक फंगस की भी बात कर रहे हैं उसके लिए भी सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। अभी से ही उसकी तैयारियां प्रत्येक राज्यों में की जा रही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हो चाहे अन्य दलों के द्वारा शासित राज्य हैं। क्योंकि एक बीमारी या महामारी किसी पार्टी, किसी जात, धर्म, पंथ और मजहब को पूछकर नहीं आ रही। पहले लोगों ने यही किया, लोगों ने लापरवाही बरती, और जिसका खामियाजा आज सारे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि आज ठीक है, लोगों की लापरवाही की आपने बात कही, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आखिरकार सरकार फिर आपदा के समय में अवसरवादी लोगों के शिकार से आम जनता को क्यों नहीं बचा पाती है? क्यों आखिरकार अवसरवादी लोगों का शिकार मासूम लोगों को होना पड़ता है? मैं कालाबाजारी की बात कर रही हूं, मैं जमाखोरी की बात कर रही हूं। इस पर हमारा सिस्टम क्यों फेल हो जाता है? सिस्टम फेल नहीं होता है शिल्पा जी। देखिए, हम सारे लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। जो भी अधिकारी हैं, नेता हैं, कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, वो भी तो अपने समाज से ही आते हैं। हो सकता है हमारे घर के हों, विंग कमांडर जी के घर से हों, या आपके घर से हों, या सुदेश श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, इनकी पार्टी के लोग भी कार्यकर्ता के रूप में, कहीं कोई डॉक्टर होगा, कहीं कोई सेना में होगा। लेकिन जब इस तरह से आपदा आती है तो जहां पूरी दुनिया आज देखिए भारत के साथ खड़ी है, और कैसे इस बीमारी से, महामारी से निजात पाए, इसके लिए सारे देश जो है वो प्रयासरत हैं। लेकिन ऐसे में भी विपक्षी पार्टी अगर अवसर तलाश करे, क्योंकि वो सीधे सरकार से जीत नहीं पा रही, मोदी जी से जीत नहीं पा रही, तो इस महामारी में भी अवसर तलाशने का काम करें। अभी आप देख रहे हैं किस तरह से, लेकिन अगर सिस्टम में लूपहोल होगा तो विपक्षी पार्टियां तो उसे उठाएंगी ही, जाहिर सी बात है, उसका पर्दाफाश करेंगी ही। ये तो उनका दायित्व बनता है, वो अपने दायित्व को कैसे ना निभाए? नहीं, हम कह रहे हैं कि बिल्कुल उत्तरदायित्व बनता। मैंने कहा कि उत्तरदायित्व नहीं बनता, हम सबका उत्तरदायित्व बनता है, पक्ष का और विपक्ष का, सबका। लेकिन आप देखिए जमाखोरी में कौन लोग संलिप्त पाए जा रहे हैं, ये भी तो आप देखिए ना कि कौन कालाबाजारी कर रहा है, किनके घरों से सिलेंडर, किनके प्रतिष्ठानों से सिलेंडर बरामद हो रहे हैं, कौन लोग हैं जो कालाबाजारी करके रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन को लाखों में बेच रहे हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो मेडिकल स्टोरों से जीवन रक्षक दवाओं को लापता कर देते हैं। आम आदमी को, हॉस्पिटलों को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल नहीं रहा है। हमारे दूसरे दलों के नेताओं के घरों से ऑक्सीजन सिलेंडर सैकड़ों की संख्या में मिल रहा है। कौन से लोग हैं जो बेडों को आरक्षित करा के रखे हुए थे, वो सामने आ रहा है सबके। अभी ये समय इसका नहीं है शिल्पा जी, अभी तो समय ये है कि सारे लोग एक मंच पर आए, एकजुट होकर इस महामारी से निपटें। जमाखोरी का वक्त नहीं है, जमाखोरी करके आप किसी का प्राण नहीं बचा सकते हैं। आप लोगों के जीवन को लेने का काम कर रहे हैं। आप बहुत बड़े दोषी अगर इस तरह का कोई चित्र साफ कर रहे हैं, किसी भी दल के हो। लेकिन ऐसे लोगों को पकड़ा जाना चाहिए ना, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए, और ये किसका काम है? उसकी एक प्रक्रिया, लोग पकड़े गए हैं। अभी कालरा जी जमानत के लिए कोर्ट भटक रहे हैं कि नहीं भटक रहे हैं? लोगों के घरों में छापे पड़े हैं, प्रतिष्ठानों में छापे पड़े हैं, लेकिन उनके पक्ष में बोलने वाले कौन लोग हैं, उनके विपक्ष में बोलने वाले लोग कौन है, ये आप देखिए ना। कौन से किस पार्टी के नेताओं के घर से हो रहा है? अगर किसी से पूछताछ हो रही है तो किस दल के नेताओं में खलबली मच रही है? सारे दल के नेताओं से पूछताछ हो रही है, लेकिन खलबली कौन से नेता, कौन से दल के नेता प्रेस करके कह रहे हैं कि नहीं ये गलत किया जा रहा है? अरे भैया, पूछताछ हो रही ना, इसमें कौन सी दिक्कत है? अगर हमारे घर में सिलेंडर बरामद होता है तो हमको सोर्स बताने में क्या दिक्कत है? या विंग कमांडर जी के घर में अगर सिलेंडर मिलता है या किसी को सहायता पहुंचाती है, अगर कोई इनसे पूछता है कि आपको कहाँ मिला, कहाँ, तो आपको बताने में क्या दिक्कत हो रही है? इसके लिए प्रेस करके बताने की जरूरत है कि हमारे नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, हमारी पार्टियों को टारगेट किया जा रहा है। यही तो अफसोस है कि जब चोर को पकड़ने जाइए तो उल्टा ही चोर कोतवाल को डांटे। स्थिति आज हो गई है देश। जब आप चित भी मेरी पट भी मेरी, कह तो रहा हूँ शिल्पा जी, आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी। लेकिन दिनेश जी, आप इस बात को तो स्वीकार करेंगे ना कि तैयारियां मुकम्मल नहीं थी।
इस बात को स्वीकार करेंगे? शिल्पा जी, देश की दुनिया 6 दशकों तक, आप 7 वर्षों का छोड़िए, मैं तो कह रहा हूँ 6 दशकों तक जो हमारा स्वास्थ्य का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक दिन में नहीं खड़ा होता है। 60 वर्षों में अब तय करना पड़ेगा कि आपने कितने एम्स बनाए, आपने कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, आपने कितने पीएचसी को सीएचसी में अपग्रेड किया, कितने सीएचसी को आपने सीएचसी में अपग्रेड किया, ये आपको तय करना पड़ेगा। गांव स्तर के एनएम सेंटर्स को आपने कितना डेवलप किया, कितने आपने डॉक्टर्स की भर्ती की, नर्सों की भर्ती की, एक दिन का काम नहीं हो। हाँ, हम जरूर चर्चा करें, आप मुझसे सवाल पूछिए कि 60 वर्षों में कितना ठीक बना। है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य भी जुड़ी हुई, उन्हीं के पास जाती हूँ। अनुमा जी, आखिरकार हर आपदा में सरकारी सिस्टम की पोल खुलती हुई नजर आती है, लेकिन उससे सबक कुछ नहीं सीखा जाता और इसका खामियाजा सीधे तौर पर मासूम जनता को भुगतना पड़ता है, अपनी जान गंवाकर। आखिरकार क्यों? इसके पीछे आप क्या वजह मानती है? सरकार चाहे आपकी हो चाहे बीजेपी की हो, मेरा ये सवाल तमाम सरकारों से है। शिल्पा जी, सबसे पहले आपको नमस्ते और उम्मीद है कि शुरू के 7 मिनट आपने बीजेपी के प्रवक्ता को दिए हैं तो मुझे भी अनइंटरप्टेड उसका आधा तो जरूर देंगी। बिल्कुल मैम, तो मेरा ये कहना है कि 2014 के बाद ही लगता है पूरी दुनिया हमारे मान्यवर मित्र के लिए चालू हुई है। 2004 में जब सुनामी आई थी उसके पहले हमारे पास कोई फॉर्मल ऐसा एक्ट नहीं था, सिस्टम नहीं था जो आपदा के साथ लड़ाई करे। फॉर्मल नहीं था, हमारे पास टीमें तभी भी थी। तब हमने 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी, एक्ट बना। उसके बाद 2006 तक हमने एनडीआरएफ बनाया, एनडीएमए बनाया, हमने एनआईडीएम जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो उसकी स्टडीज शुरू हुई। मतलब रिसर्च भी चाहिए साथ में और एक्शन टीम तो चाहिए ही चाहिए। तो आपको याद होगा कि 2004 में जब सुनामी आई थी तो हमें इजराइल ने, रशिया ने जो हेल्प देने की कोशिश की थी, तो भारत की सरकार ने कहा था कि हम स्वयं सक्षम हैं और हम किसी से मदद नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारा अलिखित रूल था। इसके पहले कहीं लिखा नहीं था कि हम किसी से लेते नहीं थे मदद, जबकि श्रीलंका, थाईलैंड और मालदीव्स को हमने जो मदद देने की कोशिश की थी उस समय भी, तो हम मदद देने वाले लोग थे। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको समझनी पड़ेगी कि 2005 में जो हमने सिस्टम बनाया उसकी वेबसाइट 2019 के बाद तो अपडेट होना ही बंद हो गई है। 2017 में एक मीटिंग हुई थी, 2020 में दूसरी हुई थी, उसके पहले की मीटिंग 2013 में हुई थी यूपीए के समय में। अब कहानी ये है कि ना तो वहां का मीडिया कॉर्नर भी मेंटेन हो रहा है। आप जरा खोल के देखिएगा, आज मैं वही पढ़ रही थी कि ऐसा क्या कर लिया बीजेपी ने कि जिसलिए इसको कुछ हैंडल क्यों नहीं कर पा रहे थे। देखा तो कहीं कुछ मैनेजमेंट ही नहीं है। तो जो लोग केवल इवेंट मैनेजमेंट में लगे रहते हैं वो कैसे एक सुनामी जैसी चीज को कैसे वो संभाल सकते थे। आपको एक चीज और बताते हैं, इस देश में पिछले 60 सालों में बहुत अच्छा सिस्टम, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, हर चीज का नियम है, प्रोसीजर है। लेकिन बीजेपी को किसी तरह का मुझे कॉम्प्लेक्स लगता है कि जो भी कोई बना हुआ सिस्टम है उसको तोड़ फोड़ करना। अब आज जैसे डीएम से बात करते समय आप भाषा देखिए, वायरस धूर्त है, बहुरूपिया है। अरे भैया, वैज्ञानिक भाषा बोलने में कुछ मुश्किल है क्या? सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सब बच्चे नहीं है जिनको हम समझा रहे हैं। और जिन डीएम्स का हम साथ में चर्चा कर रहे हैं, जिसको हम चर्चा कर रहे हैं, वहां भी मोनोलॉग हो रहा है। वहां के जो सीएम है उनके साथ भी तो किस तरह की असुविधाएं हो रही हैं। डीएम को हो सकता है मुख्यमंत्री से कोई प्रॉब्लम हो, कम से कम बोलने का मौका देना चाहिए। हर चीज जो होती है, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है किसी के साथ, तो उसका सुधार कैसे होगा ये भी तो समझ में आना चाहिए। हमारे पास पूरा बढ़िया सिस्टम था, लेकिन 2016 में जो प्रधानमंत्री ने थोड़ा बहुत ये दिखाया था, एशिया के बहुत सारे मिनिस्टर्स की डिजास्टर मैनेजमेंट पे एक मीटिंग ली थी नवंबर 2016 में, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। और अब हम वो कर रहे हैं कि जैसे जैसे आग लगती है वैसे वैसे कुआं खुद रहा है। और हमारा सारा जो एक गर्व था, हम किसी से जो हेल्प नहीं लेते थे, हम हेल्प देते थे, अब हम उसके उलट हो गए हैं। लेकिन अनुमा जी, हाथ बढ़ा दे, आम जनता को इन तमाम चीजों से कुछ मतलब नहीं होता। उसे तो मतलब होता है जब आपदा उस पर प्रहार करती है तब उसे कौन बचाता है और कैसे बचाता है, कैसे उसकी और उसके अपनों की जान बच पाती है। वो बस वहीं तक सीमित हो जाता है और वो हर बार धोखा खाता है। शिल्पा जी, क्या है कि जैसे अब आप देखिए छत्तीसगढ़ का पोर्टल देखिए जिसमें वैक्सीन के लिए रजिस्टर कराया जा रहा है, उसमें ना तो कोई मोबाइल नंबर देने की जरूरत है, ना कोई अजीब अजीब किस्म के सवालों के जवाब देने की। इतना हाईटेक है यहाँ का जो सिस्टम, उसमें आप देखिए 4-5 इमेज दिखा देते हैं, बताइए किसमें साइकिल है, बताइए किसमें नारियल का पेड़ है,
भैया वो इंसान को क्या समझ में आएगा। तो आप देखिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने कितना अच्छा वैक्सीन पोर्टल बनाया है। तो हर चीज जो है लोगों के हिसाब से करना, ये हमें आना चाहिए, बजाय इसके कि हमने कुछ ऐसे 9-10 ऐसे लोगों को, अपनी पसंद के लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में इंडक्ट कर दिया है जिनको किसी चीज का कोई वो नहीं है। आपको मालूम है कि आईएएस ऑफिसर के बराबर डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर के पोस्ट पर, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर हमने कहीं से बाहर से अपने पसंद के लोगों को भर दिया है। जिनको कुछ नहीं आता उनसे क्या हम देश का किसी तरह का सिस्टम चलवा सकते हैं? हमें वो लोग चाहिए जो अनुभवी हो, एक्सपीरियंस जो सिस्टम से आते हो, और जिनको बहुरूपिया और धूर्त जैसी बच्चों की कहानियां नहीं सुनानी है। वो सब सीखे हुए हैं, उनको सब आता है, खाली उनके हाथों को थोड़ा ढील दीजिए। उनको चलिए, आपके मुताबिक इस सरकार को कुछ नहीं आता, मोदी जी को कुछ नहीं आता, वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं इसका भी उनको लिहाज नहीं है, उसका भी उनको ख्याल नहीं है। लेकिन आप मुझे इतना बताइए नुमा जी, कालाबाजारी और जमाखोरी जैसी दो बड़े बड़े दानव, आपकी समय जब सरकार थी उस समय भी बहुत सारी आपदाएं आई थी। 60 सालों तक कांग्रेस ने यहां पर राज किया है, तमाम आपदाएं देश ने झेली है। इन दोनों दानवों पर आप लोग भी अंकुश क्यों नहीं लगा पाए? और आज भी दोनों दानव यूं ही जीवित है और जनता की जान को लीलते जा रहे हैं। देखिए, हमारे देश में एक प्रॉब्लम यह है कि भ्रष्टाचार और कालाबाजारी कहीं से भी निकल के आ जाती है, लेकिन आज के जमाने में क्या है, उसको कोई कंट्रोल नहीं करता। अभी मैं मध्य प्रदेश से आती हूँ तो बताऊं कि वहां बजरंग दल के एक नेता जबलपुर में पकड़े गए रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए, तुलसी सिलावट पकड़े गए, उनके ड्राइवर वो नहीं पकड़े गए, उनका ड्राइवर जो था, उनकी वाइफ का ड्राइवर। तो इस तरह से बहुत सारे नेता हैं, ये सब पकड़े जा रहे हैं क्योंकि आज लोगों को पता है कि वो बच जाएंगे। पहले ये था कि पूरी जनता उस तरफ होती थी, जिस तरफ जनता शिकार होती थी, तो जनता और प्रशासन एक तरफ होता था। आजकल प्रशासन चोरी करने वालों के साथ होता है। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव, आपके पास आते हुए आखिरकार आपको क्या लगता है, आपके मुताबिक आम लोगों की जान के साथ इस तरह से क्यों खिलवाड़ हो रहा है और कब तक होता रहेगा? पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा है, और आगे क्या गारंटी है भविष्य में जो आपदाएं होंगी तब नहीं होगी? देखिए शिल्पा जी, बहुत सीधी सी आपको हम एक बात कह दें कि आपदा, प्राकृतिक आपदा एक दूसरी चीज है। हाँ। आर्थिक आपदा एक दूसरी चीज है। हाँ। और जो ये महामारी आई है इसको तो हमने खुला आमंत्रण दिया है। तो ये आपदा किस बात की? ये तो सरकार के द्वारा आपदा पैदा की गई है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी नहीं कह रही, कपिल श्रीवास्तव नहीं कह रहे, विपक्षी भी दल भी नहीं कह रहे। ये आपदा का आमंत्रण जो था, इनसे सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है कि 14 महीने से आप क्या कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात पूछी है, और दिल्ली हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा कि केंद्र की सरकार और हमारी चुनाव आयोग पे क्यों ना हत्या का मुकदमा चलाया जाए। प्रयागराज हाई कोर्ट ने क्या कहा कि जिस जगह अनुच्छेद 21 का वायलेशन हो रहा हो सरकार के द्वारा, जी, एक नागरिक का अधिकार है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का, बिल्कुल, और उसकी स्वास्थ्य और चिकित्सा की गारंटी होनी चाहिए। तो जब सरकारें ऑक्सीजन ना मुहैया करा पाए, एम्बुलेंस मुहैया ना करा पाए, दवा ना मुहैया करा पाए, इंजेक्शंस ना मुहैया करा पाए, तो इसको नरसंहार क्यों ना माना जाए कि ये जिनोसाइड है गवर्नमेंट के द्वारा? क्योंकि 14 महीने पहले जी से आपको तैयारी करके रखनी थी, और आप ये नहीं कह सकते कि सेकेंड वेव की आपको जानकारी नहीं थी। आपको बखूबी जानकारी थी कि सेकेंड वेव आएगी, क्योंकि आईसीएमआर भी कह रहा था, आईएमए भी कह रहा था, और डब्ल्यूएचओ भी इस बात को कह रहा था। अमेरिका में चल रही थी और आपको दिख नहीं रही थी, क्योंकि आपको तो सत्ता दिख रही थी। अरे किसी ने बंगाल पा लिया और किसी ने असम पा लिया, लेकिन जनता ने तो शमशान पाया। जनता को क्या मिला? मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं, जिम्मेदारी उन संवैधानिक संस्थाओं की है और उस केंद्र सरकार की है जिसके हाथ में नियम विनियम शर्तें थीं, जिनको निहित करना था, विहित करना था अपने आप को, जिनको कोरोना पेंडेमिक की जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो कराना था। क्या चुनाव में फॉलो हुआ? हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया? क्या हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी ने मास्क लगाया रैलियों के अंदर और कहा कि इस रैली में वही लोग आएंगे जो मास्क लगाएंगे? उत्तर प्रदेश की त्रिस्तरीय चुनाव को आपने कोरोना कह करके ही टाला था,
और आपने गांव की सरकार गिरने के बाद 6 महीने तक प्रशासक बनाए थे, तो वो कौन सा मसला ऐसा था कि त्रिस्तरीय चुनाव कराना अब आपका बहुत जरूरी होगा था। और उसी के संक्रमण का नतीजा है कि आज गांव के अंदर लोग जैसे मुर्गियां मुर्गी फार्म में मरती हैं किसी बीमारी से, वैसे लोग मर रहे हैं और लोग अपने स्वजनों की दवाई नहीं करा पा रहे हैं और ले जाकर के उसे नदी में प्रवाह कर दे रहे हैं। और एक व्यक्ति को जो अंतिम अधिकार उसकी अंत्येष्टि का प्राप्त है इस संविधान के मार्फत, सरकार उसे भी प्रदान नहीं कर रही। उसे कुत्ते नोच रहे हैं, उसे चील नोच रहे हैं, उसे कौवा नोच रहे हैं। किसी भी में आम लोग कहां जाए, किससे अपनी गुहार लगाए? जब भारत बच्चा नहीं था, आज जवान है, तब ये ठीक है कपिल जी, पक्ष विपक्ष की इस लड़ाई में आम जनता पिसती नजर आती है। आम जनता आखिरकार फिर कहां जाए, किससे गुहार लगाए? कहीं तो उनकी सुनवाई हो। मैंने तो बिल्कुल आपसे सही बात कही है। बात इस चीज की है, इस संविधान के अंदर संविधान ने बताया है कि सरकार कैसे बनेगी और विपक्ष की क्या जिम्मेदारी होगी और सरकार की क्या जिम्मेदारी होगी। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है और यहीं तक नहीं, विपक्ष के जवाबों के प्रति भी जवाबदेह होती है। और संवैधानिक संस्थाओं के अपने कर्तव्य होते हैं और अपने अधिकार होते हैं। जब सारे चीजों का लोप हो जाए, और सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा कि इन 7 वर्षों में जो हमारा विकास था वो शौचालय के लोटे से शुरू होकर शमशान के लोटे पे खत्म हो रहा है। ये बड़ी दुखद स्थिति है। ठीक है, इसको सोचना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप ना अर्थनीति बचा पाए ना आप जन संपदा बचा पाए। चलिए ठीक, लौटूंगी सर आपके पास। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर विवेक सिंह भी इस समय जुड़े हुए हैं। विवेक जी, आम जनता क्या सिर्फ वोट पाने के लिए होती है और आपदा के समय में अपनी जान गंवाने के लिए? आखिरकार क्यों? जिस सरकार को वो अपने वोट के थ्रू चुनती है, वो सरकार, वो पूरा सरकारी तंत्र आखिरकार उनके स्वास्थ्य की और उनके चिकित्सा की गारंटी फिर क्यों नहीं ले पाता है, क्यों उन्हें नहीं बचा पाता है? जी शिल्पा जी नमस्कार, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है। देखिए, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि मैंने सबकी बात सुनी है, तो मैं 2 मिनट लूंगा और आपको विस्तार से बताऊंगा कि इसके पीछे क्या है। देखिए, 3-4 कारण इसके पीछे है। सबसे पहला कारण जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूं कि भारत इसलिए इन चुनौतियों का सामना करने में कुछ हद तक विफल रहा है, उसके पीछे है घृणित राजनीति। यहाँ पर आप देखिए, इजराइल हो, फिलिस्तीन हो, अमेरिका हो, यूके हो, दुनिया के आप किसी भी देश का देख लीजिए, जिस तरीके से घृणित राजनीति भारत में होती है, ऐसी राजनीति कहीं नहीं होती है। यहाँ पर दलगत राजनीति होती है, एक दूसरे को नीचे दिखाने की राजनीति होती है। तो सबसे बड़ा कारण यह है कि जहां पर विदेशों में पक्ष और विपक्ष एक साथ आके काम करते हैं, सकारात्मक राजनीति करते हैं, वहीं भारत पर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को गिराने पर रहते हैं और कहीं न कहीं बिल्कुल नकारात्मक राजनीति करते हैं। जिस समय देश में आपदा है, उस समय विपक्ष के द्वारा ऐसे राजनीति करना, ऐसे नकारात्मक राजनीति करना सबसे पहला कारण है। इस वजह से हम कहीं न कहीं असफल होते हैं। दूसरा है, आप देखिए, आप किसी और कंट्री से इस देश की आप तुलना नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मोटे तौर पर 140 करोड़ लोग हैं। एक एक करके सर, एक एक करके सर, विपक्षियों की है। नहीं, एक एक करके सर। कपिल जी एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आपने तो कमाल कर दिया। एक एक करके, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के लिए विपक्ष कैसे जिम्मेदार हो सकता है? बेड की कमी के लिए ऑक्सीजन कैसे जिम्मेदार हो सकता है? रेमडेसिविर अगर इंजेक्शन पूरी बात सुन लेते हैं सर एक बार, उसके बाद कल कंफ्यूजन निकालिए। आप सर्वदलीय बैठक करिए, विपक्ष पूरी चिट्ठी लिख रहा है। अच्छा ठीक है कपिल जी सुन तो लीजिए, विवेक जी का पूरा मतलब क्या है, क्या वो पूरी बात कहना चाह रहे हैं सर? एक बार बात पूरी होने दीजिए सर, प्लीज सुन तो ठीक है कपिल जी सुन लेते हैं। ठीक है कपिल जी सुन लेते हैं एक बार सर, उसके बाद बोलिए विवेक जी। आप हौसला रखिए सुनने के लिए। दूसरी देखिए, मैं कोई भी बात, कपिल जी देखिए ये अनफेयर हो जाएगा सर, सबको अपनी बात बोलने का मौका मिलना चाहिए। आपने अपनी बात कह दी है, विवेक जी की बात जरा सुन तो लीजिए सर। अगर आपको कोई भी आपत्ति होगी अपने समय में बोल लीजिएगा। कपिल जी ठीक है, आपने सवाल उठाया है कपिल जी, बात तो सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए। अगर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, ये समझ लीजिए, मैं कोई भी बात और मैं विस्तार से करके आता हूं, मैं कोई बात ऐसे नहीं बोलता हूं। वो इनको नहीं दिखाई दे रहे हैं।
इनको विपक्ष दिखाई दे रहा है, इनको सत्ता पक्ष राजनीति करते हुए नहीं दिख रहा है। कपिल जी, जब तक आप पूरी बात सुनेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे कैसे। चलिए ठीक है, फिलहाल माफी के साथ आप सभी मेहमान यहाँ पर मेरे साथ बने रहे। यहाँ पर मुझे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन विवेक जी की बात अधूरी रह गई थी। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे सबसे पहले उनके पास जाएंगे, उनकी पूरी बात सुनेंगे और उसके बाद आगे बढ़ाएंगे चर्चा को आगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। आज अखाड़े में लगातार चर्चा हो रही है, आखिरकार जो आपदा हिंदुस्तान पर पड़ती है, हर बार आपदा के समय सरकारी तैयारियों की पोल क्यों खुल जाती है? आपदा की अधूरी तैयारियां आम जनता की जान पर भारी क्यों पड़ जाती है? कालाबाजारी और जमाखोरी आखिरकार जनता की जान क्यों लीलती जाती है? इस पर लगाम क्यों नहीं लगाई जाती? और कोरोना के बाद इस समय देश को ब्लैक फंगस की मार से दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे में आम लोगों को सरकार कैसे बचा पाएगी? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का एक बार फिर से रुख करते हुए विवेक जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी। ब्रेक पर जाने से पहले आपकी बात अधूरी रह गई थी, उसे जल्दी से पूरा कीजिए, उसके बाद चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। जय शिल्पा जी, मुझे लगता है कि इस डिबेट में भी मर्यादा बनी रहे, क्योंकि राजनीति में तो मर्यादा है नहीं, कम से कम डिबेट में मर्यादा दिखाएं। दूसरी बात मैं कहूंगा कि ये देखिए 140 करोड़ देश के यहाँ पे लोग रहते हैं, तो 140 करोड़ के देश की जनसंख्या जहाँ पर हो वहां पर ऑक्सीजन, बेड्स, इतनी सारी दवाएं, इतना करना मुश्किल होता है। आप इस बात को समझिए, आप किसी 2 करोड़ की 10 करोड़ की जनसंख्या वाले देश से आप भारत की तुलना नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे इतने संसाधन बनाने के लिए समय लगता है। तीसरी बात है, कहीं न कहीं इसके लिए समाज भी, अभी आप ब्लैक मार्केटिंग की बात कर रहे थे, आप कालाबाजारी की बात कर रहे थे, तो समाज को भी तो इसमें सहयोग करना पड़ेगा। आपको फ्री में दवाई चाहिए, आपको फ्री में घर चाहिए, आपको फ्री में शौचालय चाहिए, आपको फ्री में गैस चाहिए, आपको फ्री में भोजन चाहिए, आपको यहाँ तक कि फ्री में शव को जलाने के लिए लकड़ी भी चाहिए। जब समाज ऐसा काम करे, जब समाज का बर्ताव ऐसा हो, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक बात में और मुझे घोर आपत्ति है, कांग्रेस के प्रवक्ता के द्वारा यहाँ पे कहा गया कि जैसे उनके समय में जब कांग्रेस की सरकार थी तो सब कुछ रामराज यहाँ पे चल रहा था। आप मुझे बताइए, आपने बोला कि प्रधानमंत्री ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, बहुरूपिया। क्या देश के जो 130 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, आप उसका अपमान नहीं कर रही? आप यहाँ पे कह रही हैं कि बहुरूपिया शब्द बोलना बहुत गलत है, और ऐसी भाषा बोली जो कि आपके नेता कांग्रेस के जो बोल थे, जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आते थे इंग्लिश में, और यही कारण है कि आज कांग्रेस हाशिए पे चली गई है। और आपको 10 करोड़ लोग, आपको इंग्लिश की फिक्र है, आपको हिंदी आपको बुरी लगती है, हिंदी बोलना कोई गलत बात है जो प्रधानमंत्री ने आज बोल दिया। तीसरी बात, अभी हमारे सपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, जब अखिलेश यादव ने कहा कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि इससे प्रॉब्लम आ जाएगी, और आपके एक प्रवक्ता ने कहा कि हमारे जो वैक्सीन है उसकी जगह कुत्ते के इंजेक्शन लगवाया जा रहा है। ये कौन सी राजनीति है? आप लोग सकारात्मक राजनीति करिए, जिस तरीके से नकारात्मक राजनीति कर रही है, और समाज को भी इसमें आगे आना पड़ेगा। आपको दूरी बनानी है कि नहीं, आपको सैनिटाइजर यूज करना है कि नहीं? समाज के लोग जब नहीं आएंगे तो कैसे होगा? ठीक है, एक एक करके सर, पहले कपिल जी, उसके बाद हनुमान जी, उसके बाद मैं दिनेश सिंह के पास जाऊंगी। जल्दी से सर, जल्दी से क्विक रिएक्शन। ठीक है कपिल जी, जल्दी से क्विक रिएक्शन आपका, उसके बाद हनुमान जी। देखिए, बहुत सीधी सी बात यह है, बहुत सीधी सी बात यह है कि देखिए, मानवीय संवेदनाओं की एक हद होती है जो कि एकदम इन्होंने छोड़ दी प्रोफेसर साहब ने। मैं बहुत सीधी सी बात पूछ रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर स्वास्थ्य की हमारी कमी थी, तो इससे पहले, ये महामारी से पहले, ये ऑक्सीजन की कमी, ये दवाओं की कमी, ये ब्लैक मार्केटिंग की कमी कहां थी? मुझे बताइए कहां थी? कब आपने इस तरीके का कोई प्रोग्राम दिखाया? कब आपने आईना दिखाया? कब भारतीय जनता पार्टी ने, विपक्ष ने जो है वो, अगर कोई एनडीए और यूपीए की सरकार चल रही, हमने तो अटल बिहारी सरकार पे नहीं चलाया। भाई, सामने की बात है, जब आपके पास चीज आएगी। नवंबर में कोड हो गया था कि चीन आपका पड़ोसी मुल्क है और वहां पे चल रही है। आपको फरवरी में चेताया गया था, जनवरी में पहला केस केरल में आ गया था, लेकिन आप तो कुल मिलाकर आपका कहना है कि यहाँ पर सरकार की लापरवाही रही, सरकार ने इसे नेग्लेक्ट किया, नजरअंदाज किया, और इसमें खामियाजा आज लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है हनुमान जी, आपका क्विक रिएक्शन। जो भी आरोप विवेक सिंह ने लगाए हैं, तो इतिहास में जी रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है कपिल जी, ठीक है हनुमान जी, जल्दी से क्विक रिएक्शन आपका। मैम, क्या आपका सवाल में सुनी पाया, आपने क्या बोला? बहुत सारे सवाल यहाँ पर विवेक सिंह ने खड़े किए कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के समय क्या कुछ किया था, आखिरकार आपका ध्यान उस पर क्यों नहीं जाता है? उसकी कमियों को आप लोग ध्यान से क्यों, गौर से उस समय तो दूर करने की कोशिश नहीं कर पाए, और अब आप सरकार पर यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स आनी तो लाजमी है।
पहली चीज तो मैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने पूछा था कि हमने कितनी मेडिकल फैसिलिटीज करी, तो जो 7 एम्स हैं वो सातों के सातों फंक्शनल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 15 एम्स के बारे में कहा है, उसकी घोषणा की है। किसी में ओपीडी लग रही है, किसी में क्लासेस लग रही हैं, लेकिन कोई भी पूरी तरह फंक्शनल अब तक नहीं है। दूसरी चीज, जो 1,64,000 के करीब हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं गाँवों में, जो हमारे 1,65,000-60,000 के करीब स्वास्थ्य केंद्र हैं, उसमें से 1,56,000 यूपीए की सरकार तक रहते हुए, मतलब कांग्रेस की पहले की सरकारें और यूपीए की सरकार के समय में बने हैं। तो जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाएं आज हैं, बीजेपी ने उसके बाद केवल 3,500 ही स्वास्थ्य केंद्र बनवाए हैं, जबकि हमारे देश में गांवों की संख्या 6.5 लाख के लगभग है, तो 6,75,000 के लगभग है। तो ये एक बात उनको मालूम होनी चाहिए कि जो अब तक है वही ढांचा खींच रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐड नहीं किया है। दूसरी चीज ये है कि जो विवेक सिंह है, उनको आपने राजनीतिक विश्लेषक कहा, वो मुझे उनका पलड़ा एक तरफ झुका हुआ दिखा, और दूसरे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए लगा क्योंकि हम तो हिंदी ही भाषा में बात कर रहे हैं। हिंदी भाषा में बहुत सुंदर सुंदर शब्द हैं, बहुरूपिया या धूर्त शब्द के अलावा भी अच्छे शब्द होते हैं, और भाषा का चयन सस्ता है, क्योंकि हमने देखा है प्रधानमंत्री हमेशा वो बचकाने, जिनसे लोगों की सनसनी होती है या लोग जिस तरह की जो सीरियल की भाषा पसंद करते हैं, टीवी सीरियल्स की, वो बोलते हैं, और हो सकता है कि वो हमें नहीं समझ में आती, और उसका मुझे उनके अंदर कॉम्प्लेक्स दिखा। उनका सवाल ये था, मैंने ये नहीं कहा कि सब कुछ अच्छा था, मैंने ये कहा कि जो भी कुछ था कांग्रेस के समय में, जो भी सामने, क्योंकि लगातार उसमें निरंतरता थी, नया नया कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बना रहे थे हम, ना केवल सिस्टम खड़ा कर रहे थे, उसके प्रोसीजर्स बना रहे थे। और मैं उसी समय की एक अधिकारी हूं जो जानती है हमारे पास हर चीज का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। इस सरकार को इंप्लीमेंट नहीं करना, अब ये कुछ नया लिखना चाहते हैं इबारत, उस चक्कर में हमारा देश बर्बाद हो रहा है। ये बात सबको समझनी पड़ेगी। हम देश के लोगों की बात कब करेंगे? ठीक है, दिनेश सिंह जवाब देना चाह रहे हैं जल्दी से सर। और मेरा एक और सवाल इसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा कि पहली बार तो चलिए मान लेते हैं नहीं पता था, महामारी के बारे में कुछ क्ल्यू नहीं था, लेकिन दूसरी लहर में आखिरकार आप लोग फेल कैसे हो गए? इतनी जबरदस्त तबाही, ऐसे ऐसे मंजर हमें देखने को मिले, आखिरकार क्यों? शिल्पा जी, पहली बार इन लोगों ने चर्चा किया था तो मुझसे जवाब ले लेते, ये लोग दोबारा बोले, उसके बाद हमारे पास आ पाए। देखिए, दो चीजें, अभी अनुमा जी कई तरह की बातें कांग्रेस पार्टी की कर रहे हैं। आपने शुरू किया था, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन आपने 7 एम्स बनाए 60 वर्षों में ना, और 7 वर्षों में आप स्वीकार कर रहे हैं 15 एम्स, और एम्स का स्ट्रक्चर एक दिन में तो खड़ा नहीं हो जाता है। और समाजवादी पार्टी के कपीश जी बैठे हैं, ये भी केंद्र में, इनके भी नेताजी मंत्री थे, तो एक एम्स उस समय भी बना था तो उन्होंने अपने गांव में बनवाया था। ये स्थिति थी देश, ये स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति है। शिल्पा जी, कितने दुर्भाग्य की बात है, जिस देश में 60 दशकों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को शौचालय के लिए प्रयास करना पड़े, उसी महिला विंग से जो है, अनुमा जी भी आपके, शिल्पा जी आप, जिस गांव की महिलाओं के खुले में शौच करने के लिए आजादी के 60 वर्षों के बाद भी जाना पड़ता हो, और कांग्रेस पार्टी की तंद्रा भंग नहीं हुई। जिस देश में 6 दशकों के बाद 60 वर्षों के बाद भी लोगों को शुद्ध पानी न मिल पाता हो, उस देश में बैठ करके जो पंचायत से पार्लियामेंट तक जिनका 60 वर्षों तक शासन रहा हो, वे बैठकर यहाँ इस तरह के जब गाल बजाते हैं, ये नकारा लोग हैं, नकारा पार्टी। इसलिए मैं कह रहा हूँ नकारा पार्टी, देश की जनता ने इनको नकार दिया है, इसलिए नकारात्मक राजनीति करते हैं। अभी विवेक जी ठीक कह रहे हैं, मुझे समझाइए, किसी भी देश में, या अनुमा जी जिसकी बात कर रहे थे, जो सुनामी आई थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार, क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक सवाल खड़ा किया था उस समय? सुनामी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में काम की। आप क्या कर रहे हैं? आप ये कर रहे हैं, जब सरकार टीका ला रही है तो कपीश जी के पार्टी के नेता कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की व्यक्ति ने हम नहीं लगवाएंगे, और कांग्रेस पार्टी के नेता कहेंगे, जो अपने को सबसे बड़ा बुद्धिमान कांग्रेस पार्टी, मुबारक हो अनुमा जी, मनवा जी, आप एयरफोर्स में नहीं हो, मुबारक हो आपको ऐसा नेता कि जो 45 वर्ष के ऊपर होने के बाद भी वो टीका कहाँ लगवाए, कब लगाए, देश की जनता को पता ना हो। और यही नहीं, एक अंतरिम अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी टीका कब लगाया, कहाँ लगवाया, किससे अपील की, ये बता देंगे। आप तो जागरूक है, पढ़ी लिखी है, सेना में रही। दिनेश जी, आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर। इस समय देश की जनता को नेताओं से मतलब ज्यादा रह नहीं गया है, उन्हें तो इस समय बस अपनी और अपने अपनों की जान बचाने की परवाह मारे जा रही है। वो तो इसीलिए भागदौड़ में इस समय लगे हुए हैं। राहुल गांधी ने लगवाई, नहीं लगवाई, कब लगवाएंगे, नहीं लगवाएंगे, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। सर आप भी छोड़ दीजिए, आप भी इस मतलब को छोड़ दीजिए फिलहाल कुछ समय के लिए, जब तक ये आपदा है। शिल्पा जी सुन लीजिए,
देखिए इनको फॉलो करते हैं ना, मुट्ठी भरी लोग होंगे कांग्रेस को फॉलो करने वाले, लेकिन फॉलो करते हैं ना। अरुणा जी जैसे लोग हों, जगदीश जी जैसे लोग हैं, इनकी पार्टी के कुछ लोग हैं, इनको फॉलो करते हैं। तो कम से कम आपको तो देश की जनता को कहना चाहिए, दुनिया के किसी मुल्क में आप बता दीजिए जहां पर जो वैश्विक महामारी से लड़ रहे हो किसी ने सवाल उठाया हो। लेकिन अपने देश की स्थिति देख लीजिए, इन नेताओं का दिवालियापन देख लीजिए। अभी ममता बनर्जी की बात अनुमा जी कह रही थी कि नहीं, अरे 24 परगना के जिलाधिकारी को बोलने तक नहीं दिया, अपनी बात रखने तक नहीं दिया। प्रधानमंत्री जिलाधिकारियों से बात कर रहे हैं और उनसे फीडबैक ले रहे हैं कि कैसे आप। दिनेश जी, इससे पहले मैं अनुमा जी से उनका रिएक्शन लूं, आप मुझे बस इतना समझा दीजिए, आम जनता आखिरकार इस राजनीति के चक्कर में क्यों पिसे सर? नहीं समझ में आता है उनको कि कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी क्या कर रही है, नहीं कर रही है। उन्हें बस अपनी इस समय जान बचानी है। कोरोना को तो वो झेल ही रहे थे, इस समय ब्लैक फंगस की मार से भी वो उन्हें दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा जाए तो कहां जाए। विपक्ष के लोग कहते हैं कि भैया जाके सरकार से सवाल जवाब करो, ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और सरकार कह रही है हमने तो सारी तैयारियां की हुई है, लेकिन तैयारियां लोगों तक पहुंचती नहीं है, जिसके बाद वो करा रहे हैं। सर मुझे बस इतना सा बता दीजिए। शिल्पा जी, जिम्मेदारी सरकार की है, मैं कहां कर रहा हूं सरकार की जिम्मेदारी। अभी छत्तीसगढ़ की बात कर रही थी अनुमा जी ना कि पोर्टल बहुत अच्छा बनाया वैक्सीनेशन के लिए, वही छत्तीसगढ़ है। ऑक्सीजन सिलेंडर की डिलीवरी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन शराब की डिलीवरी घर घर कर रहे थे, वही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ, देखिए ऐसी वैश्विक महामारी के समय में पक्ष और विपक्ष को एक साथ आना चाहिए, लेकिन सिर्फ राजनीति। आप कहीं से मोदी जी को डिफीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप टूल किट बना रहे हैं। टूल किट बनाकर कि किस मामले आज क्या जारी करेंगे, आज किसका प्रेस होगा, आज कैसे हम बेड को ऑक्युपाई कर लेंगे, कैसे सिलेंडर की कालाबाजारी करेंगे, ये टूल किट बनाने वाले एक्सपोज हो रहे हैं। और देश की जनता ये भी देख रही है शिल्पा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का, सबको जीवन दान देने का काम कर रहे हैं, कैसे दिन रात लगे हुए प्रधानमंत्री। और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। महामारी में कम से कम आप सहयोग न कर सके, अगर सहयोग न कर सके तो कम से कम सहयोग न करे। ठीक है, सहयोग न कर सके तो कम से कम असहयोग करते हुए समस्या को बढ़ाए नहीं। ठीक है अनुमा जी, जवाब दीजिए। ठीक है दिनेश, ठीक है आऊंगी आपके पास। सुन रही थी अभी तक तो पर्सनल व्यक्तिगत अटैक किया नहीं था, क्योंकि राजनीतिक जो इनका बैकग्राउंड है उसके हिसाब से सीधे ये फिर वही व्यक्तिगत अटैक पे आ गए। मैं तो नहीं पूछती ना कि प्रधानमंत्री कब आएंगे, जसोदा जी को घर में लेकर कब आएंगे, उनको इज्जत कब देंगे, हम तो नहीं पूछते, व्यक्तिगत सवाल हम नहीं पूछते। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब देखिए बीच में फिर बोल रहे हैं शिल्पा जी नहीं चुप कराएंगी क्या? आपने प्रधानमंत्री जवाब दिया है, प्रधानमंत्री नेता है आपके, इसलिए जवाब दे हैं। प्रधानमंत्री की जवाबदेही बनती है, तब भी बनती है जब विपक्ष उनसे कोई चिट्ठी लिख के सहयोग की बात करता है, तब आप लोग उस समय उनके साथ असम्मानजनक व्यवहार करते हैं। विपक्ष कई बार प्लेटफॉर्म पर आया है और हर बार कहा है कि हम आपके साथ आना चाहते हैं, हर बार बताया है कि सलाह लीजिए। देखिए दिनेश जी, मैं अब तक समझ रही थी कि आप एक संभ्रांत इंसान हैं, लेकिन बार बार टोकिए मत, वैक्सीन की ही बात है। वैक्सीन में ये हुआ कि 3 जनवरी को आदित्य पूनावाला ने भारत बायोटेक के कंपटीशन के चलते ये कहा कि उनकी एफिकेसी के ऊपर कोई सवाल लगा दिए। विपक्ष ने एक बार भी देश के वैक्सीन बनाने वालों के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया। ये आदित्य पूनावाला और भारत बायोटेक के बीच की आपस की लड़ाई थी, जिसको भाजपा ने कांग्रेस बोलकर प्रचारित किया, दुष्प्रचारित किया। आज ये सरकार की जिसके प्रोपेगेंडा के कारण आई हुई सरकार है, ये बिल्कुल भी अब देश की जनता जब समझ गई है तो उसका जवाब भी देगी। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, जब हमारे नेता, जो हमारे लोग काम कर रहे थे यूथ कांग्रेस, उनके ऊपर आपने छानबीन बिठाई और कुछ नहीं निकला। फिर तो राजनीति कौन कर रहा है? आप लोग राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष साथ आना चाहता है, देश के लोगों के साथ रहना चाहता है, लेकिन आप विपक्ष को देश के साथ नहीं रहना देना चाहते। जनता के लिए आपकी कोई कदरदान नहीं है। किसकी बात पर ऐसे में विश्वास किया जाए अनुमा जी, समझ में नहीं आता है। आप लोग कहते हैं कि विपक्ष साथ देना चाहता है, पक्ष कहता है, सरकार कहती है कि विपक्ष तो सिर्फ राजनीति कर रहा है, उसे सहयोग करने से मतलब ही नहीं है। आखिरकार मिलेगी। हाँ, आप कभी भी कांग्रेस पर टैग करिए, आपको मदद जरूर मिलेगी। और आपको आखिरी तक, जब तक आपके घर का व्यक्ति वापस नहीं आ जाता, तब तक आपको कांग्रेस पार्टी की जो यूथ कांग्रेस है वो भी आपको मदद करेगा। ठीक है दिनेश जी, जल्दी से उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी को अनुमति जी पत्र लिखा है, आपको ध्यान जरा एक पत्र आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लिख दीजिए, एक पत्र छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लिख दीजिए। क्यों नहीं आप लिखिए? एक पत्र आप पंजाब के मुख्यमंत्री को लिखिए, एक मॉडल आप प्रस्तुत करिए।
विपक्ष को दुराएंगे तो कोई नहीं आएगा आपके साथ। विपक्ष को दुराइए मत, विपक्ष अपने आप में देश की जनता के साथ है, विपक्ष देश की जनता की मदद कर रहा है। आप लोग विपक्ष को सामने आने नहीं देते हैं अपने साथ। आपने कितनी, अभी बताइए मुझे, मीटिंग कहाँ की आपने? सर्वदलीय बैठक कब हुई है? सर्वदलीय बैठक के बारे में बताइए, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बारे में चल रही है ना, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी बताइए। मैं मुद्दे पर बात कर रही हूँ, मुख्यमंत्री लांछन लगा रहे हैं। मैं मुद्दे पे बात कर रही हूँ, आप लांछन लगा रहे हैं। मैं मुद्दे पर बात कर रही हूँ, आप लांछन लगा रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा नीति कहाँ है? राष्ट्रीय आपदा नीति कहाँ है? सर्वदलीय बैठक कहाँ है? सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं हुई अब तक? मोनोलॉग क्यों होते हैं, डायलॉग क्यों नहीं होता? ये सारे सवाल है। राष्ट्रीय आपदा नीति कहाँ है? कितने डॉलर प्रधानमंत्री ने किया है? आपकी तरह कोई मौनी प्रधानमंत्री नहीं बैठाया गया है। हर मामले में डॉलर करता है, हर मामले में डॉलर करते हैं। मोनोलॉग के लिए मौनी नेता नहीं है, राहुल गांधी की तरह कोई नेता नहीं के लिए, चर्चा के लिए बैठे हैं, देश के हित में चर्चा के लिए बैठे हैं आप लोग। आप ले चलिए ठीक है, कपिल श्रीवास्तव, नकारात्मक इसका समाधान क्या नजर में आता है? ऐसे में पक्ष और विपक्ष जब तक एक साथ नहीं आएंगे, जाहिर सी बात है, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रही हूं, देश की जनता भी जानती है, राहत नहीं मिलने वाली है। इस समय दूसरी लहर चल रही है, हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ है, जगह जगह लाशें जल रही है। आखिरकार अब नहीं तो फिर कब पक्ष और विपक्ष साथ आ पाएंगे या कभी नहीं आएंगे? राजनीति की दीवार हमेशा उन्हें दूर करके रखेगी। शिल्पा जी, बहुत अच्छी बात है। आपदा में सारे लोगों से सहयोग लेना चाहिए, और ये सरकार का पूरा सिस्टम फेल है और ये साबित हो चुका है। और हम बार बार आपको कह रहे हैं कि हमारे कहने पे मत जाइए, कांग्रेस के कहने पे मत जाइए, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, जो हमारी देश की तमाम राज्य की हाई कोर्टें कह रही हैं, उनका तो संज्ञान ले लीजिए ना। आपने तो उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट का संज्ञान नहीं लिया था और आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। और क्या हुआ उसके बाद? आखिर आपने लॉकडाउन लगाया, लेकिन अंतर सिर्फ इतना था, जब गंवा लिया तो लगा लिया। और सुप्रीम कोर्ट का भी आपने राय नहीं, मशवरा माना। अभी देखिए, प्रयागराज हाई कोर्ट के अंदर योगी सरकार को 11 मई को बयान हल्फी दे करके यह मानना पड़ा कि हाँ, हमने टेस्टिंग कम कर दी है। तो जब आप टेस्टिंग कम कर देंगे तो संक्रमण के आंकड़े कम आ जाएंगे। जब आप ये अपील कर देंगे कि भाई आप कोरोना, जो बुखार चढ़े, आप कोरोना के पहले स्टेज की आप दवा लीजिए और आपको जांच कराने की आवश्यकता नहीं है, 10 दिन के बाद जो है जब बुखार उतर जाएगा तो आप निगेटिव हो गए, आपको जांच की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की एडवाइजरी जारी कर दीजिए। और लाशें दिखे गंगा नदी में, लाशें दिखे सरयू नदी में, लाशें दिखे रायबरेली में, लाशें दिखे आपका। तो क्या कपिल श्रीवास्तव ये मान लिया जाए कि हर आपदा के समय ऐसे ही पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीति होती रहेगी और आम लोग इसकी भरपाई अपनी जान से करते रहेंगे? क्या ये मान लिया जाए, इस पर मोहर लगा दी जाए? शिल्पा जी, ये राजनीति का अस्तर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार लाई। क्योंकि उससे पहले तक जब यूपीए की सरकार चल रही थी और आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, एक इतने लर्नेड, उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं थी, देश की आर्थिक स्थिति को वापस लाने वाले मनमोहन सिंह जी थे। और आपको याद होगा, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस दरमियान जब पूरे विश्व के अंदर मंदी का दौर छा गया था, हाँ। और अमेरिका के भी बैंक जो है बैंकरप्ट हो गए थे, अमेरिका ने भी फोन करके इनसे हमने ऑक्सीजन सिलेंडर कंसंट्रेटर पहुंचाया छत्तीसगढ़ में। वहां के मुख्यमंत्री ने उस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को प्राइवेट नर्सिंग होम को 2000 किराए पर दे दिया। चलिए ठीक है, जरा अनुवा जी रुकिए, जल्दी से किराए पर दे दिया। ये अगर चरित्र रहेगा विपक्षी पार्टियों का कि सरकार लोगों को बचा लेंगे, उनकी जान को बचा लेंगे, कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस की इस मार से कौन सा सहयोग करेंगे? सही गुणवत्ता के दिनेश जी जल्दी से। नहीं, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल शिल्पा जी, मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि पक्ष और विपक्ष सारे लोग साथ आए, और इसलिए मैंने कहा कि कहीं जो विपक्ष में है उनकी भी कहीं पक्ष में सरकार है, महाराष्ट्र में उनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है। ठीक है, मेरे पास समय की बस, ठीक है सर समय की कमी। नकारात्मक राजनीति और दूर की बनाकर सरकार को बदनाम करना और
मोदी जी को बदनाम करना इस समय यानी कि कुल मिलाकर सरकार के साथ विपक्ष को खड़ा होना होगा और सरकार को भी विपक्ष के साथ खड़ा होना होगा, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के सहयोग के साथ इस जंग को लड़ना होगा, तभी आम लोगों की जान को बचाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। तो आपदा तो आएगी, हर बार आएगी, लेकिन जरूरत है आपदा की चुनौतियों से निपटने की, एक ऐसे मैकेनिज्म को डेवलप करने की जो आम जनता की जान पर खतरा मंडरा रहा है उसे हटाया जा सके, उसे मिटाया जा सके। यही इस समय देश की डिमांड है। चलिए मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।